सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 30 अगस्त आज है और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल रिफॉर्म। पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसमें मेन रोल जो एजुकेशन प्ले करता है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा देखा था। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में यहाँ पे है, एजुकेशन सेक्टर। आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए ताकि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप अच्छे से टैकल कर लें। कोट के साथ अमृत्य सेन जी के कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। अमृत्य सेन जी कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट अबाउट लिटरेसी, इट इज अबाउट वाइडनिंग अवर माइंड, स्ट्रेंथनिंग अवर आउटलुक एंड एम्पावरिंग अवर चॉइस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ये समझो एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। क्यों ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है इट्स इज नॉट लिटरेसी। देखो लिटरेसी जहां आपको आप पढ़ना आ गया, जहां आपको लिखना आ गया, यू आर लिटरेट। ठीक है, आप लिटरेट है, आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन लिटरेट होने का मतलब ये नहीं है यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो माइंड है बियॉन्ड जो हमारी नैरो थिंकिंग होती है उससे सोच पाता है। ये सिर्फ जब हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो चीज एजुकेशन ही कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था वट वट मतलब फैक्ट्स वगैरह के बारे में पता होना, वट क्या है हमारी लिटरेसी में आ जाती है। एंड वाई, वाई मतलब अंडरस्टैंडिंग की वो जो फैक्ट्स हैं वो क्यों हुए, यही जो है आपके माइंड की जो थिंकिंग है थोड़ी सी ब्रॉड करती है। और ये एजुकेशन ही हमें जो है नए थॉट्स प्रोवाइड करते हैं। रेनेसा इज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। स्ट्रेंथनिंग ऑफ अवर आउटलुक, कि हम आउटर जो हमारा लुक है, हम कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे अपना वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे अपना करेक्टर फॉर्म करते हैं, इट इज ऑल अबाउट अवर एजुकेशन। एंड वही चीज हमारी चॉइस को कैसे एम्पावर करती है कि हम एथिकल चॉइस करते हैं। और ये एथिकल चॉइस, यही क्या है चीज हमारी एजुकेशन है। तो महात्मा गांधी भी कुछ ऐसे ही कहते हैं, एजुकेशन विदाउट करेक्टर इज अ सिन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स एग्जांपल के थ्रू समझो। तो एक आईएएस ऑफिसर जिसके अंदर करेक्टर नहीं है, पढ़ा लिखा है, देन आप क्या कहेंगे उसको, वो एक क्या है, सिन है, देश के लिए हानिकारक है। तो यही चीज यहाँ पे अमर्त्य सेन ने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कही, एजुकेशन इज नॉट अबाउट लिटरेसी। हमारे विचारों को खोलना एक एजुकेशन का काम होता है और ये एजुकेशन बहुत अच्छे से करती है अगर इसे हम एनालिटिकली जो है ग्रहण करें। चलो डिस्कशन करते हैं एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में। हमारे जो यूथ है, आपको पता है मोरलेस सारे लोग जो हैं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू, आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तभी ये लेक्चर सुन रहे हैं। इसी के बारे में यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक है, स्केल ऑफ कंपटीशन एंड कोचिंग इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे 70 लाख से, इंडिया के अंदर की, इंडिया की बात हो रही है, 70 लाख या 7 मिलियन जो है हमारे स्टूडेंट्स जो इंडिया के अंदर है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेजर एग्जाम, जैसे जेडब्ल्यू की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी डीयू वगैरह में एडमिशन लेंगे, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के लिए क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जो यूथ है मैक्सिमम जो है कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर आप रेशियो देखें तो यहाँ पे जेई का अगर यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है कि 15 लाख जो स्टूडेंट हैं इस कंपटीशन जेईई जो है इसकी तैयारी करते हैं। और सिर्फ सीटें कितने आईआईटी के अंदर, सीटें हैं 18,000, 18,000 सीटें, और उसके लिए जो है 15 लाख जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं। यही जो मैसिव चीज है, यही जो डिमांड है बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्टर की। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने देखा था ना, करियर काउंसलिंग नहीं होती, सिर्फ 70%, 7% स्टूडेंट जो है वो करियर काउंसलिंग लेते हैं। इसकी वजह से हमारी जो करियर चॉइस है वो नैरो हो जाती है। नैरो चॉइस होने की वजह से जो है हमारा कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है और वही चीज करोल बाग में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा है, टफ है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप हो जाती है बच्चों को एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, और फीस चार्ज करती है 6 से 7 लाख रुपए 2 साल के, मतलब बहुत हैवी फीस चार्ज करती है। और जेडब्ल्यू की बात यहाँ पे कर रखी है, तो यहाँ पे जो बच्चों की कोचिंग है जेडब्ल्यू जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, 14 साल की जो मासूमियत वाली एज होती है वहां से उनकी एक कोचिंग की जो इंडस्ट्री है, कोचिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। और अपना जो टीनेज जो उनकी होती है, बचपन जो होता है खेलने कूदने में जो बीतना चाहिए 14 साल के बच्चे का, वो कहीं ना कहीं किताबों के अंदर कंपटीशन को हराने के लिए बीत जाता है। अब यही चीज यहाँ पे बता रहे कि एडवांस लेवल की बुक सॉल्व करते हैं बीटेक के लिए, जिसकी एक्चुअल में इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब कंपटीशन ज्यादा है, बच्चा जो है खेलने कूदने की उम्र में जो है यहाँ पे कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें पढ़ रहा है, जिसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है बीटेक के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो स्ट्रेस जनरेट होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, और स्टूडेंट हमारा क्या कर लेता है, सुसाइड। इसीलिए सोसाइटी के अंदर, स्टूडेंट सोसाइटी की, कोटा जैसी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ये बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक चीज, एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो समझ आ रही है आपको।
आई होप समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है ये फोकस करता है टोटल किस पे, एंट्रेंस एग्जाम। भैया एंट्रेंस क्वालिफाई करो देन यू आर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो है, जो बहुत बारीकी सा डिफरेंस होता है कि 91% आ गए, 92 आ गए, ये बहुत ब्रॉड लेवल पे दिखाई देता है। आपको भी देखा होगा, ड्यू में एडमिशन लेने गए होंगे तो 99.9 परसेंटाइल वाले बच्चे जो है वो एंटर करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 91%, 97%, मतलब 91 को जो है कोई ट्रीट ही नहीं मिलता, और 97% को जो है एकदम सुपरस्टार समझा जाता है। 99.5 परसेंटाइल वर्सेस 99.9 परसेंटाइल, ये क्या चीज है, ये जो कंपटीशन है बिल्कुल एकदम माइन्यूट, जो एकदम डिफरेंस है, ये इलॉजिकल है, ठीक है। क्यों इसको करना अनरीजनेबल है, यही चीज यहाँ पे बता रखी है। एक्चुअली में अगर आप बीटेक कर रहे जाओगे तो बीटेक का क्राइटेरिया क्या है कि आपके एटलीस्ट 70 से 80% जो है नंबर आने चाहिए फिजिक्स पीसीएम के अंदर, ठीक है, 12th क्लास के अंदर। देन ये समझा जाएगा कि आप जो है एकेडमिकली और मेंटली रेडी हैं बीटेक के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, ये कट थ्रोट कंपटीशन है, ये एक हायरार्की पैदा कर देता है, एक फॉल्स हायरार्की यहाँ पे बोल रखा है कि जो आईआईटीएंस होते हैं, जो जेडब्ल्यू क्रैक करके आईआईटी में एंटर कर लेते हैं, वो सुपीरियर होते हैं कंपैरेटिवली जो अदर बीटेक वाले होते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है हैव्स एंड डोंट हैव्स में, जिनके पास एक तो फाइनेंशियल मीन है उनके बीच में, और जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो जो वेल्थियर फैमिली वाले हैं डेफिनेटली उनके पास एडवांटेज रहता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं 6 से 7 लाख रुपए फीस 2 साल के लिए। प्लस जो पुअर फैमिली वाले हैं उनके लिए ये जो कंपटीशन है, जिसको एकदम फेयर कंपटीशन बोलते हैं, उनके लिए एक्चुअल में ये फेयर है नहीं, अनफेयर कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसकी फीस, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रखा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारे यहाँ पे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, जो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये कट थ्रोट जो कंपटीशन है, ये माइन्यूट डिफरेंस को एक ह्यूज डिफरेंस बना देता है, स्टूडेंट में अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्टूडेंट का जो बचपना है, जो एक्चुअल में उसकी फिजिकल ग्रोथ में जाना चाहिए, वो मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए जाता है, और एक्चुअल में उन किताबों की उस लेवल पे जरूरत नहीं होती। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन है ये भी इक्वल नहीं है, ये भी डिवाइड हो गया हैव्स और डोंट हैव्स में, जिस पे पैसे हैं जिस पे पैसे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे ग्लोबल रेफरेंस कुछ लिया गया है, ग्लोबली कैसे सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। मेंटली और सोशली हमने देख ही लिया था, हार्म करता है स्टूडेंट को ये कंपटीशन। अब ग्लोबल लेवल पे माइकल सैंडल हैं, इनका जो है एथिक्स का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आपको यूट्यूब पे भी इन माइकल सैंडल की जो है वीडियोस मिल जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फिलोसफर हैं, ठीक है। सो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में फिलोसफर है, इन ये क्या सोचते हैं इसके बारे में, कटथ्रेट कंपटीशन के बारे में। तो ये जो माइकल सैंडल है ये भी कहते हैं कि ये जो मेरिटोक्रेसी है, जो कंपटीशन क्या है, कि जिसके ज्यादा नंबर आएंगे 99.9 परसेंटाइल वाला बच्चा, इसको पहले एंटर दो, बाकियों को बाद में दो, ये क्या मेरिटोक्रेसी कहते हैं, ये फ्लॉड है, झूठ है ये जो मेरिटोक्रेसी वाला वर्ड है ये झूठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैलेंट नहीं काम आ रहा, सिर्फ यहाँ पे लक और प्रिविलेज भी होती है, ठीक है। वही कि जो वेल्थियर फैमिली वाला है वो अफोर्ड कर लेता है, उसके लिए क्या चीज है, ये लक है, क्योंकि वो वेल्थी फैमिली में पैदा हो गया। और जो वेल्थी फैमिली में जो फेयर नहीं है, जो पुअर नहीं है, पुअर है और रूरल फैमिली में बिलोंग करता है, उसके लिए ये कंपटीशन जो फेयर देखा जा रहा है ये अनफेयर है। तो ये मेरिटोक्रेसी एक्चुअल में है नहीं, ये एक्चुअल में लक और प्रिविलेज है, ठीक है। तो वो भी सजेस्ट करते हैं कि लॉटरी सिस्टम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसरो के अंदर इफ यू वांट टू गेट इन द इसरो सर्विसेज, देन यहाँ पे लॉटरी सिस्टम चलता है। यहाँ पे बोलते हैं मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, इफ यू हैव मिनिमम मार्क्स, तो आप जो है अपना जो है दावेदारी जो है वो पेश कीजिए, जैसे हम फॉर्म भरते हैं। अब उस फॉर्म में से जरूरी नहीं है कि आपको जो है कॉल लेटर आ जाएगा, उसमें से जो है रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर्म्स, और रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर उनका जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो ये है लॉटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉटरी सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं। तो माइकल सैंडल भी जो है इसी को प्रेफर करते हैं कि लॉटरी सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज ये जो मेरिटोक्रेसी है ये एक्चुअल में मेरिटोक्रेसी है नहीं, ठीक है। नीदरलैंड के अंदर भी सेम लॉटरी सिस्टम को जो है वेटेज दिया जाता है मेडिकल स्कूल एडमिशन में, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए थोड़ी सी मारामारी है। चाइना के अंदर एक 2021 में आई थी डबल रिडक्शन पॉलिसी। डबल रिडक्शन पॉलिसी में क्या था, देखो हमें पता ही है कि जब कंपटीशन हाई होगा कोचिंग इंडस्ट्री प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है, और फिर हाई हाई फीस लगाएगी। चाइना ने क्या करा, चाइना ने जितने भी फॉर प्रॉफिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे चाइना के अंदर,
उसको बैन कर दिया और गवर्नमेंट ने बोला कि हम पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये करना चाहिए, ये इंटरनेशनल लेवल के सजेशंस हैं कि इन कंट्रियों में ऐसा होता है, इसको जरूर लिख लेना, कभी ये कोचिंग के ऊपर बात आती है आपके आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर, बहुत एकदम वैलिड टॉपिक है। तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो कि इंटरनेशनली जो है कैसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ठीक है। प्रपोज सॉल्यूशन जो इंडिया के लिए दे रखा है वो क्या, कि जो हमें एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जगह जो है एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जैसे हमारे यहाँ पे देखा हमने, माइकल सैंडल ने बोला था, और यहाँ नीदरलैंड में भी जो चल रहा है कि एक एलिजिबिलिटी का परसेंटेज होना चाहिए, बाकी फिर अपना लॉटरी सिस्टम कर दो जैसे इसरो करता है, ताकि क्या होगा, ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है ये नहीं होगा, और हैव्स और जो हैव नॉट्स के अंदर जो डिवाइड हो रहा है, जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट भी तो यही कहती है कि टॉप 1% जो पर्सन है उनके पास जो है अराउंड कितना 45% कुछ बताया था, इतना मीन है। तो ये क्या चीज है, यही तो डिवाइड है जो गल्फ है जिस पे नहीं है वो है। इसको रिड्यूस करने के लिए ये लॉटरी सिस्टम एकदम परफेक्ट सिस्टम है, और ये कोई जो है एक मिथ नहीं है, ये इंटरनेशनली नीदरलैंड के अंदर माइकल सैंडल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफर है वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो इंडिया में तो रिजर्वेशन है ही, इसको भी रिजर्वेशन को लॉटरी सिस्टम में लॉट इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे एक सजेशन दे रखा है कि 50% रिजर्वेशन आईआईटी के अंदर रूरल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दो, ताकि ये जो गल्फ है ये मिट सके। उसके बाद जैसे चाइना जो कर रहा है वैसे कर लो, जो कोचिंग्स हैं उनको बैन कर दो, और नेशनल की अपनी एक कोचिंग जो है वो इकट्ठी कर लो। तो ये भी एक सजेशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आईआईटी की बात करें, तो आईआईटी की जो हेरारकी बन रही है कि आईआईटी जो है टॉप पे है, ऑल तो कराता तो वो भी बैचलर वाले वो है बीटेक टाइप की चीज। तो इस हेरारकी को तोड़ने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट कर दो। एक्सचेंज प्रोग्राम से क्या होगा, जो आईआईटी स्टूडेंट्स हैं उनको अदर यूनिवर्सिटी में भेजो, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आईआईटी में भेजो, सेम चीज प्रोफेसर के साथ करो। तो ये हायरार्की जो है आईआईटीएंस की बन रखी है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगी। ये कुछ प्रपोज सॉल्यूशंस हैं जिनको एक्चुअल में हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो कट थ्रॉट कंपटीशन है फॉर फ्यू सीट्स के लिए, वो सही नहीं है हमारी इंडिया के लिए, हमारी इवन इकोनॉमी के लिए। जस्ट सपोज करो जो हमारा यूथ है, अपने 5 से 6 साल जो मिनिमम यूथ देता है कंपटीशन की जर्नी को, 5 से 6 साल देता है, ठीक है। ये 5 से 6 साल के अंदर वो अर्न भी तो कर सकता है, 5 से 6 साल के अंदर उसका कुछ इकोनॉमिक आउटपुट भी तो हो सकता है, तो वो तो हमारी कंट्री का जा रहा है ना बेसिकली। तो यहाँ पे हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। वे फॉरवर्ड यही बता रखा है जो हमने सजेस्ट किया, लॉटरी बेस्ड जो है एडमिशन सिस्टम होना चाहिए जैसे इसरो के अंदर है, ताकि जो हमारा बच्चा है वो हॉस्टल के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी ना बिताए, कोचिंग के अंदर ही पूरी जिंदगी ना बिताए। प्लस जो फाइनेंशियल बर्डन और जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस कर सकें। प्लस हमें चॉइस करना है, यहाँ पे बस यही चीज बता रखी है, करंट टॉक्सिक सिस्टम जो हमारा चल रहा है कोचिंग इंडस्ट्री वाला, या फिर फेयर सिस्टम, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट या मोर ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये जो अनइक्वल रेस है या फिर ये इक्वल रेस है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किधर चाहिए, जो करंट सिस्टम वो या फिर जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो रैट रेस है ये रियल लर्निंग नहीं है, रियल लर्निंग कुछ और है, ठीक है। तो हमें माइंड को डेवलप करना है, इस रैट रेस से बचाना है। तो अगर समझ आ गया हो तो ये जो टॉपिक दे रखा है ये लिखने का ट्राई करो, लिखो, और लिखने के बाद जो है आप चाहो तो डिस्कशन ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, बच्चे वहां पे इवेल्युएट भी कर लेते हैं उसको, और चाहो तो आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो लिखने का थोड़ा सा एटलीस्ट ट्राई करो। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा अचूक प्रहार। देखो अचूक प्रहार क्या है, लेमन लैंग्वेज में समझे तो अरुणाचल प्रदेश आपको पता है क्या, साउथर्न तिब्बत है। चाइना क्लेम करता है ना, ऑल्थो एडमिनिस्टर तो हम कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमेशा क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को कि साउथर्न तिब्बत है। तो अब यहाँ पे हमेशा जो है डिस्टरबेंस बनी रहती है चाइना के साथ, तो उससे टैकल करने के लिए हम एक उस प्रहार जो है, ये अचूक प्रहार जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं आईटीबीपी के साथ, आर्मी वाले आईटीबीपी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है अचूक प्रहार। और कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। मोटिव वही है, जो चाइना है उसको जो है काउंटर करना, लेकिन डायरेक्टली मोटिव वो नहीं रहता हमेशा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, छोटा सा है, इजी है, ट्राई करो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। देखो ये स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, लेकिन यूपीएससी कभी ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना चाहिए कौन सी स्कीम कौन से स्टेट में चल रही है, ताकि कभी हम ऐसे लिखें तो उसको डाइवर्सिफाई कर सकें, सेंटर की स्कीम ही नहीं, थोड़ा सा स्टेट लेवल की स्कीम भी बता सकें। तो ये जो महिला रोजगार योजना है, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, फोटो देख के समझ गए होंगे कि बिहार के अंदर है वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 10,000 रुपए दिए जाएंगे पर वुमेन पर फैमिली,
उसके बाद अगर वो कुछ कर दिखाती हैं 10,000 में, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2 लाख तक कर दी जाएगी। किस चीज की? लोन की, ठीक है। लेकिन ये जो 10,000 रुपए है, ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है, तो वापस नहीं देने होंगे। तो ये थी कौन सी? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। कौन से स्टेट की है? बस ये याद रखो, बिहार की, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है हमारा JCM, इंडिया जापान जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि हम जो न्यूज पढ़ते हैं, हम जो न्यूज पढ़ रहे हैं यहाँ पे डेली डिस्पैच के अंदर, डायरेक्टली जो है आपके न्यूज़पेपर से आ रखा है, इनको क्लब करने की कोशिश करा करो। जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने नेशनल डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। उससे पहले हमने आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा था, ये दोनों चीज पढ़ी थी। अब ये क्यों, क्या चीज थी ये, देखो थोड़ा सा समझ लो। पेरिस एग्रीमेंट की आर्टिकल 6.2 कहता है कार्बन मैकेनिज्म का, कि हमारे कुछ टारगेट हैं, उस टारगेट को अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो हम दो चीजें कर सकते हैं, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं। या तो दूसरी कंट्री में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा दो जिससे कार्बन की जो खपत है वो कम हो जाए, तो वो जो डेवलप्ड कंट्री है जो लगा रही है वो अपने उस हिस्से में उसको काउंट कर लेगी, तो उसका टारगेट पूरा हो जाएगा कार्बन रिडक्शन का, ठीक है। या फिर वो खुद में ही ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले जिससे रिड्यूस हो जाए, दोनों चीज कर सकती है। तो यही पेरिस एग्रीमेंट में था। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि अब हम जो है डेवलपिंग कंट्री वाले, हमारे यहाँ कार्बन की खपत ज्यादा होती है, वहां तो पहले से ही मेट्रो है, हमारे यहाँ तो बसें चलती है डीजल वाली। तो अब टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे लाके हम जो है कार्बन क्रेडिट जमा कर सकते हैं, कि देखो हमने बसें चलती थी, बसों की जगह मेट्रो लिया है, हमारा कार्बन क्रेडिट हो गया, हमने इतना जो कार्बन है वो रिड्यूस कर दिया। अब उस कार्बन को हम जो है दूसरी कंट्री को बेच देंगे जिसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो हमारे पास पैसे आ गए। तो ये चलता था अपना हिसाब किताब, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर था ये वाला। अब हुआ क्या कि ये जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो ये स्टॉप हो गया, तो इंडिया को काफी ज्यादा जो है वो हुआ कि यार हमारे पास तो क्रेडिट पड़े हैं, इसका क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे। तो दोबारा बाकू के अंदर अभी फाइनलाइज हुआ कि ये सिस्टम जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में अब जापान के साथ जो है हम टाई अप कर रहे हैं, ये मोमेरेंडम ऑफ कॉपरेशन के थ्रू। अब इसके अंदर ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म हमने साइन करा है, पर्पस यही है, जापानीज लोग डेवलप्ड हैं, वहां पे कार्बन वो रिड्यूस करेंगे कैसे, ऑलरेडी मेट्रो है, ऑलरेडी सारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है चीजें। तो उनके जो टारगेट हैं उसके लिए वो क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है कार्बन रिडक्शन कर देंगे और अपने हिस्से में उसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज करने के लिए हमने ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म साइन किया है, ठीक है। समझ आ गया होगा बेनिफिट, इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे यहाँ पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और लो कार्बन टेक्नोलॉजी में हमें हेल्प मिलेगी। जापानीज लोगों को क्या फायदा होगा? एमिशन रिडक्शन टारगेट जो है जापान का वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो है विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पता चल गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन हाउस रिडक्शन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कार्बन मैकेनिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे NDC टारगेट जो है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, दूसरी बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना। 45% बाई 2030 हमें एमिशन रिडक्शन करना है 2005 लेवल से, ठीक है। इन सब के लिए, कार्बन मैकेनिज्म के लिए, ये जो कार्बन प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव करना, एमिशन रिडक्शन है इसको एवेल्युएट करना, या फिर जो भी कार्बन मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं, अभी हमारी मिनिस्ट्री ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जो है एक फॉर्म करा, कॉन्स्टिट्यूट करी है। तो यही जो अथॉरिटी है जापानीज लोगों के साथ मिलकर जो है अपना टाई अप करेगी, काम वाम करेगी, और करेगी किसके अंदर? हमारे आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म है, ये एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड समझाना मेरा एकदम मोटिव था। तो अगर समझ आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलें। उर्जित पटेल, देखो पहले हमारे RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल, लेकिन अभी इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है, कहाँ का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। कहाँ का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल को बना दिया गया है। ऐसा नहीं है वहां के सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, टोटल 25 हैं। और अगर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके अंदर टोटल 4 कंट्रियां आती हैं, जिसमें से एक हमारा इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, एक बांग्लादेश है, एक श्रीलंका है, और एक भूटान है। तो यहाँ पे कौन कौन नहीं है? साउथ एशिया एशिया के अंदर अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, और कौन नहीं है? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कंट्री नहीं है और ये 4 कंट्री है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। और इसी के साथ आज का जो डेली डिस्पैच डिस्कशन है वो एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में और लाइक करना मत भूलना, कमेंट में थैंक यू लिख दो, और
ये जो लाइक का बटन दिख रहा है इसको थोड़ा सा प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, कल फिर मिलते हैं। कल संडे है तो कल जो है ऑफ रहेगा। मंडे को हम फिर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संडे को आपको पूरा चीज रिवाइज करना चाहिए, उसके लिए एक दिन ऑफ, ठीक है।